हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मशीन्स के बारे में पढ़ा था। मशीन्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं। उसी में आगे हम लोगों ने सिंपल मशीन्स देखा था और कंपाउंड मशीन देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल मशीन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसी में से कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लोड, एफर्ट, इफ़िशियंसी, वेलोसिटी रेशियो एट्सेट्रा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल मशीन में आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड यानी बोझ। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, एक बोझ है, जो लोड है उसको हम लोग एफर्ट लगाकर रेस कर रहे हैं यानी उठा रहे हैं। तो मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को ही बोझ कहते हैं। इसे जनरली हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी मशीन के द्वारा एफर्ट लगाकर जो वेट उठाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लोड कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट की जो इकाई यानी जो यूनिट होती है उसको न्यूटन या किलो न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं एफर्ट यानी प्रयास क्या होता है। तो किसी बोझ को उठाने के लिए हमें एफर्ट या फिर प्रयास लगाना पड़ता है। इसी को हम लोग आयास या फिर प्रयास भी बोलते हैं, इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं। किसी भार या बोझ को उठाने के लिए संबंधित मशीन पर लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। तो बेसिकली आपका जो एफर्ट या आयास या फिर प्रयास जो है उसको हम लोग जो किसी पर्सन द्वारा किसी वस्तु को उठाने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है मशीन पे, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या जो बल लगाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। इसे जनरली हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रयास की जो यूनिट होती है वो न्यूटन या फिर किलो न्यूटन होती है। और एक किलो न्यूटन में हम लोग का 1000 न्यूटन होता है। आगे देखते हैं, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी सिंपल मशीन के लिए, जिसको हम लोग यांत्रिक लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। मशीन द्वारा उठाए गए बोझ, जिसको हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसके द्वारा लगाए गए प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ को हम लोग क्या कहते हैं, बोझ डिवाइड बाई प्रयास, लोड डिवाइड बाई एफर्ट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यदि हम लोग डब्ल्यू न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, और पी न्यूटन का प्रयास लगा रहे हैं, तो ये यूनिट्स हमारी क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ये हो जाती है यूनिट लेस होती है मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट। आगे देखते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिकली ये वेलोसिटी रेशियो हमें ये बताता है कि कितनी दूरी तक आपका बोझ उठेगा और कितनी दूरी तक आप लोग एफर्ट को लगाएंगे, या फिर एफर्ट के मूवमेंट पर बोझ का कितना मूवमेंट होता है, उसी का जो रेशियो होता है वो वेगानुपात कहलाता है। वेगानुपात, इसको वी आर से प्रदर्शित करते हैं। वेगानुपात बराबर होता है एफर्ट जिसको पी से प्रदर्शित, एफर्ट पी से तय की गई दूरी और लोड से तय की गई दूरी का ये रेशियो होता है। आइए इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल मशीन है, हमारे पास एक सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन में पुली है, ये हमारी क्या है, एक पुली है, और डब्लू भार हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, भार यानी बोझ, भार हमेशा नीचे की तरफ क्या करता है, और एक रस्सी की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एफर्ट को लगा रहे हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होगा, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो होगा कि मान लेते हैं कि पी एफर्ट लगाने पर वाई मीटर की दूरी लोड ऊपर उठा हुआ है, और अगर वाई मीटर की दूरी लोड अगर ऊपर उठा है, तो मान लेते हैं कि एक्स मीटर की दूरी पे हमारा पी मूव किया है। तो जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा, जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, ये हमारा x बटे y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x भी मीटर है, y भी मीटर में होता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है हमारा, यूनिट लेस होता है। वेलोसिटी रेशियो भी हमारा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। उसी के बाद आगे देखते हैं इफ़िशियंसी, किसी मशीन्स की इफ़िशियंसी क्या होती है। तो इफ़िशियंसी यानी दक्षता, उसको जनरली हम डिफाइन कर सकते हैं, आउटपुट पे आपको कितना एनर्जी मिला है और आपने कितना एनर्जी सप्लाई किया है। तो ये इफ़िशियंसी होती है आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। जैसा हम लोग एनर्जी पर, जैसे हमें एनर्जी पता है, एनर्जी ये होता है, इसको अगर हम लोग मशीन के टर्म में देखें तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। मान लेते हैं आउटपुट एनर्जी क्या होगा, आउटपुट एनर्जी क्या होगा हमारे लिए, जो हमारा आउटपुट पे एनर्जी होगा, जैसे मान लेते हैं, तो अगर हम पुली के माध्यम से समझें आउटपुट एनर्जी क्या होगा, मान लेते हैं हमारा ये डब्लू लोड था और ये वाई दूरी ऊपर की तरफ मूव किया है, और रस्सी के सहायता से हमने एक एफर्ट लगाया है, और एफर्ट कितना मूव किया है, मान लेते हैं एक्स दूरी मूव किया है। तो हमने एनर्जी कितना सप्लाई किया है, जो एनर्जी सप्लाइड होगा, एनर्जी सप्लाइड जो होगा, एनर्जी सप्लाइड कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरह से और हमें एनर्जी मिला कितना है, एनर्जी हमको मिला कितना है कार्य के रूप में, ये हो जाएगा W इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, 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 यहाँ से हम लोग सकते हैं मैकेनिकल, यहाँ से हम लोग सकते हैं इफ़िशियंसी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी में क्या था हमारा, P इंटू एक्स था, आउटपुट में कितना था हमारा, आउटपुट में कितना था, W इंटू वाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इफ़िशियंसी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इफ़िशियंसी हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा क्या होगा, आइडियल मशीन क्या होगा। आइडियल मशीन क्या होती है, वह मशीन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई घर्षण कार्य नहीं करता, अर्थात मशीन की दक्षता 100% होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श मशीन कहते हैं। घर्षण कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं घर्षण कैसे आता है किसी बॉडी में, तो इसके लिए देखते हैं, जैसे मान लेते ये हमारा एक पुली है, अब पुली में ये इस बोझ को हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इस बोझ को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो P एफर्ट लगा कर,
तो ये पुली और ये रोप, पुली और रस्सी के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एफर्ट का होता है वो एफर्ट में कुछ लॉस होता है। लेकिन अगर यही आइडियल मशीन है, अगर ये हमारा आइडियल मशीन है तो हमारे एफर्ट में कोई भी लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ही नहीं होता है। और आगे हम देख सकते हैं कि जो तो ऐसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श मशीन बोलते हैं। यानी जिसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो क्या होती है? 100% होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी लॉस नहीं होता है। यह मशीन केवल सैद्धांतिक ही हो सकती है, प्रायोगिक दृष्टि से ऐसी मशीन संभव नहीं, और कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो एकदम विदाउट फ्रिक्शन हो। इसी की वजह से ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल मशीन है जो केवल सैद्धांतिक रूप से ही समझी जा सकती है, थ्योरेटिकली समझी सकती है। तो आइडियल मशीन की ओर खास क्या बात होती है? जो हमारी इनपुट एनर्जी होती है वो आउटपुट एनर्जी की बराबर होती है, इसीलिए इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो 100% के बराबर होती है। अब आगे देखते हैं एक्चुअल मशीन्स। वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण के कारण इनपुट का कुछ भाग व्यर्थ हो जाता है और कुछ ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। वास्तविक मशीन ऐसी मशीन होती है जब हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं तो हमारी जो इनपुट एनर्जी होता है फ्रिक्शन के कारण वो क्या आता है? लॉस हो जाता है। उसमें से एक लॉस क्या है? आपका हीट के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा जब दो सतह, फील भी किया होगा, जब दो सतह एक दूसरे के आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है। ये हीट बेसिकली क्या होती है? फ्रिक्शन के कारण ही जनरेट हो जाती है, जो हमारे अवेलेबल एनर्जी को क्या करती है? नष्ट कर देती है। अतः वास्तविक मशीन का आउटपुट का मान सदैव इनपुट से कम होता है, जिससे कि वास्तविक मशीन की दशा सदैव इकाई से कम होती है। यानी कि जो हमारा रियल मशीन होता है, वास्तविक मशीन होती है, इफ़िशियंसी रियल मशीन के लिए जो इफ़िशियंसी होती है, रियल मशीन के लिए इफ़िशियंसी कभी भी 100% के बराबर नहीं होती है। आइए अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया है। यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। यदि मशीन की दक्षता 75% हो तो मशीन का वेगानुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो डेटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। जैसे हमारा पास जो वेट दिया गया है 10 किलो न्यूटन है। इसको हम लोग कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करते तो किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा। और जो हमारा एफर्ट जिसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, एफर्ट कितना दिया गया है? एफर्ट हमारा दिया गया है 400 न्यूटन का दिया गया है। और इसकी जो इफ़िशियंसी है मशीन की कितना दिया गई? 75% दी गई है। तो क्या करते हैं? तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है हमारे पास। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है उस मशीन के द्वारा कितना बोझ उठाया गया है और कितना एफर्ट लगाया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? हमारा 25 आ जाएगा, राइट? 25। और ये यूनिट लेस होता है क्योंकि ये आपका जो ऊपर न्यूटन और ऊपर नीचे का जो न्यूटन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। उसी के बाद हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो हमारा इफ़िशियंसी होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज इनटू वेलोसिटी रेशियो होता है। जो ये हमारा होता है तो हमसे पूछा गया, तो वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? वेलोसिटी रेशियो बराबर इफ़िशियंसी इनटू मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा?
तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू इफ़िशियंसी थी आपकी 75%, 75/100 इंटू मैकेनिकल एडवांस 25 आया था, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18.75, ये आ जाएगा हमारा 18.75 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।